वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 को पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया था, इंडियन हिस्ट्री और उसके साथ साथ जियोग्राफी का मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया। उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज हमने बोला था आपको लेक्चर में कवर कराऊंगा। और ये क्लास 2 है और क्लास 1 में मैंने, क्लास फर्स्ट में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करा, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी कराया है। और उसके साथ साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चन का हमने डिस्कशन भी ऑलरेडी करा दिया है और आपको आंसर जल्द मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आज क्लास सेकेंड है, क्लास 2 है और इस क्लास 2 में हम उसी सिलेबस वाइज, उसी सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आज हम अपनी हिस्ट्री को लेक्चर सीरीज को आगे लेकर चल रहे हैं। और उसी लेक्चर सीरीज के श्रृंखला में आज हम आपका क्लास 2 में वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी आपको यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा होगा। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला है ऋग वैदिक काल, जो 1500 BC से लेके 1000 BC तक इसका टाइम था। कब? 1500 BC से लेके 1000 BC तक ऋग वैदिक काल का टाइम था। और ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जो 1000 BC से लेके लगभग 6000 BC तक चला था। 1000 BC से लेके लगभग 6000 BC तक चला था। यह है उत्तर वैदिक काल, जो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यानी वैदिक काल को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला है ऋग वैदिक काल, जो 1500 BC से 1000 BC। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 BC से 600 BC। आज हम ऋग वैदिक काल के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे और उसके साथ साथ जिस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया है, उसी तरह इसके भी टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चन वैदिक काल के ऋग वैदिक वाले सेक्शन से टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जहां से 99% पॉसिबिलिटीज बनती है वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पेट हो या लेखपाल हो या बीडीओ हो या यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या तमाम अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जो वनडे एग्जाम होते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी और उसके साथ साथ आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। और देखिए, प्लीज़ देखें तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। ओनली यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद आई एम गिविंग माई 100%। मैं आपको लेक्चर जल्दी दे दूंगा और आपका सिलेबस भी कवर करा दूंगा, बशर्ते आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर करना न भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 BC से लेके 1000 BC। ऋग वैदिक काल की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? मैक्स मूलर का कहना है ऋग वैदिक जो काल है वो आर्यों द्वारा, ऋग वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो आर्यों द्वारा स्थापित किया गया। और ये आर्य आए कहाँ से? ये आर्य मध्य एशिया से आए। कई बार क्वेश्चन बन गया है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। और आर्यों द्वारा ही ऋग वैदिक सभ्यता का निर्माण या ऋग वैदिक सभ्यता का स्थापना किया गया था। ठीक है। और ऋग वैदिक काल में भाषा क्या थी? ऋग वैदिक काल में भाषा संस्कृत थी और सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और ऋग वैदिक काल वाला जो सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ पे पितृप्रधान समाज था। यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज है। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज के बारे में कहा था। वहाँ पे माताओं को काफ़ी प्रधानता दिया जाता था, माताएं पूजनीय होती थी, माताओं को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्रीडम था, बहुत चीज़ें उन लोगों के लिए था। लेकिन ये पितृसत्तात्मक समाज था, पितृ प्रधान समाज है। कौन? ऋग वैदिक काल। भाषा संस्कृत, ग्रामीण सभ्यता, मैक्स मूलर द्वारा, आर्यों द्वारा इसका स्थापना, जो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। यहाँ पे जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे कुल कहा जाता था। कुल मीन्स परिवार, और परिवार का मुखिया जो होता था उसको कुलप कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। समाज की सबसे छोटी इकाई को कुल मीन्स परिवार और उसका जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। ठीक है। प्रशासनिक इकाई को ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में डिवाइड किया गया। तो 5 भाग कौन है? पहला है कुल, सबसे नीचे वाला स्थान। दूसरा है ग्राम। तीसरा है विष। चौथा है जन। 5वां है राष्ट्र। पहला है कुल, सबसे नीचे से, यानी आप नीचे से ऊपर जाइए। पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विष, चौथा है जन, 5वां है राष्ट्र। कुल का प्रधान कुलप होता है, ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता है, विष का प्रधान विषपति होता है और जन या राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राजा होता है। ठीक है। ये हमने देखा। वहाँ पे 2 मुख्य इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, 2 मुख्य इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स से। कौन कौन? ये थे आपके पुरोहित एवं सेनानी। ऋग वैदिक काल में 2 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, पुरोहित और सेनानी। ठीक है। कह रहा है ऋग वैदिक काल में सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी को रत्निन कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में
कुल 12 समाज को चलाने के लिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए कुल 12 अधिकारीगण होते थे। कुल 12 अधिकारीगण को हम रत्निन कहते थे। उस रत्निन में यहाँ पे कुछ नाम सूत, रथकार, कमादी इत्यादि का नाम था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स वर्ड है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावनाएं। उस शब्द को आइए देख लेते हैं। पूरब मीन्स क्या होता है? पूरब मीन्स होता है दुर्गपति। दुर्ग यानी किले का देखभाल करने वाले को पूरब कहा जाता था। स्पष्ट में तो होता है गुप्तचर। गुप्तचर भी 2 प्रकार के होते थे, वो हम मौर्य काल में पढ़ेंगे। स्पष्ट मतलब होता है गुप्तचर, पूरब मतलब होता है दुर्गपति। वाज्रपति मतलब होता है गोचर भूमि का अधिकारी, यानी जिस जमीन पे गायों को चराया जाता था उस भूमि का अधिकारी को गोचर कहा जाता था। वाज्रपति कहा जाता था। उग्र मीन्स क्या होता था? उग्र मीन्स होता था अपराधी को पकड़ने का कार्य। उग्र जो होता था उसका मुख्य कार्य क्या होता था? अपराधी को पकड़ने का कार्य होता था। ठीक है, और विदत मीन्स क्या होता था? ठीक है, आगे देख लेते हैं। सभा एवं समिति, ये राजा को सलाह देने के लिए 2 समितियां थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली 2 समितियां थी। और सभा में श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग थे। सभा एवं समितियां क्या थी? एक आपकी संस्था थी जो राजा को सलाह देती थी। सभा में कौन बैठता था? श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग बैठते थे। और समिति में ये केंद्रीय पॉलिटिकल सब मंत्री होते थे। और ये एक प्रकार का केंद्रीय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होता था। जो राजा को हटाने का कार्य कौन करता था? समिति करता था। ठीक है, और सभापति मतलब समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। पूरब देखे दुर्गपति, स्पष्ट देखे गुप्तचर, वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी, उग्र अपराधियों को जो पकड़ने का काम करता था उसे उग्र कहते थे। और वहाँ पे जो राजा को सलाह देने के लिए जो 2 मुख्य संस्थाएं थी, एक का नाम था सभा, दूसरे का नाम था समिति। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों का ये दल था और समिति था ये केंद्रीय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये मुख्य संस्था थी जो राजा को हटाने और नियुक्त करने का काम करती थी। और जो समिति थी उसके हेड को ईशान कहा जाता था। कंसेप्ट क्लियर? अब आते हैं विदत। विदत भी एक प्रकार की संस्था थी। ये आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदत क्या थी? विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी और इसे जनसभा भी कहा जाता था। यानी आर्यों को जनसभा भी कहा जाता था। यानी आर्यों में जनसाधारण वर्ग के लोग बैठते थे और सोशल इशू और तत्कालीन जो भी इशू थे उस पर बैठ कर डिस्कस किया जाता था। इसको मैंने क्लियर किया। अब देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। महिलाएं भी सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। पति के साथ यज्ञ कार्य कर सकती थी। ऋग वैदिक काल में आप देखते जाइए, जब मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो आप कंपेयर कीजिएगा, कंपैरेटिव आप स्टडी कीजिएगा, आप तुलना कीजिएगा कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं। महिलाएं सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। किस काल में? ऋग वैदिक काल में। और महिलाएं पति के साथ यज्ञ कार्य में अपना सहभागिता दे सकती थी, यज्ञ कार्य में बैठ सकती थी। ठीक है, ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में 25 रिवर्स का वहाँ पे जिक्र किया गया है। और उस 25 नदियों में सरस्वती सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पायस, सबसे होली नदी कौन थी? सरस्वती थी। गंगा नदी का 1 बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। यमुना नदी का 3 बार जिक्र किया गया है। कहाँ? ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का जिक्र किया गया है, जो परुशड़ी नदी के किनारे, जिसे आज रावी कहते हैं, रावी ब्यास सतलज, आज परुशड़ी नदी, उस समय परुशड़ी, इस समय रावी नदी किनारे लड़ा गया था। कौन युद्ध? 10 राज्य के युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का जिक्र किया गया है। रावी नदी, परुशड़ी नदी किनारे लड़ा गया था। किसके बीच? सुदास वर्सेस 10 जन। सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था और फाइनली जीत किसकी हुई थी? सुदास राजा की। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी उस समय युद्ध किसके लिए होता था? गायों के लिए होता था। और गविष्टि का अर्थ ही होता है गायों की खोज। उस समय गायें थी वो सबसे ज्यादा संपत्ति का घोतक थी। सबसे ज्यादा संपत्ति, जिसके पास ज्यादा गाय थी उसको सबसे ज्यादा संपत्ति वाला माना जाता था। तो इसलिए लड़ाई भी होती थी गविष्टि गायों के लिए। गविष्टि मीन्स होता था गायों की खोज। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्वेश्चन आ जाए, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन था? आप लगाएंगे नहीं। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। याद रखिए, इस बात को मैं दबाव देकर बोल रहा हूं। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। उस समय विधवाएं शादी कर सकती थी। उस समय विधवाएं शादी कर सकती थी। किस समय? ऋग्वैदिक काल में विधवाएं शादी कर सकती थी अपने देवर के साथ, जिसे हम नियोग प्रथा भी बोलते थे। ठीक है, आपने इसको देखा। फिर नेक्स्ट, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। किस काल में?
स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी ऋग्वैदिक काल में। तमाम कुछ विदुषी महिलाएं हैं जो शिक्षा ग्रहण की थी और अपने क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल की थी। वो कौन सी स्त्रियां हैं? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वासरा। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती, जिसमें कुछ विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वासरा। ठीक है। मुख्य पेय पदार्थ क्या था? ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया गया है। पहले वस्त्र का नाम है वास। क्वेश्चन आ जाए वास से क्या संबंधित है, तो आप ऋग्वैदिक काल के वस्त्रों का ट्रिक लगाएंगे। अधिवास, वास, अधिवास और उषडीश। उषडीश, वास, अधिवास, उषडीश, ये ऋग्वैदिक काल के वस्त्रों का ये पहनने का वो प्रकार है। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। क्वेश्चन आ जाए निवि शब्द का संबंध किस काल से है? ऋग्वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, महाजनपद काल से। तो आप ट्रिक लगाएंगे ऋग्वैदिक काल से संबंधित है क्या? निवि। निवि का क्या अर्थ होता है? अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था, जो किससे संबंधित है? ऋग्वैदिक काल से। दोस्तों इस फैक्ट को कलेक्ट करने में काफ़ी हार्ड वर्क लगा है, तो आप इसे यूँ सिंपल में इग्नोर ना करें। यदि आप देख रहे हैं तो सीरियसली देखिए। इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू देन राइट। आप इसे लिखिए, एक पेज में तो होगा या हार्डली 2 पेज में होगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए और एग्जाम में जाने से पहले आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे, जब आपको ये क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको लगेगा हाँ सर कितना बेटर पढ़ाते थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो का प्लीज़ पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ये था हाफ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। आइए नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के कुछ साधन थे। उस जमाने के लोग भी इंटरटेनमेंट करते थे, जैसे आज और हम आप लोग क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, वेब सीरीज का दौर चल रहा है, और चेस खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, या टूर पे जाते हैं, एटसेट्रा। अभी का ये ट्रेंड में क्या है? एंटरटेनमेंट का ये सब क्या है? सोर्सेस है। उस समय क्या था? उस समय संगीत, आज भी संगीत है। रथ दौड़ आज नहीं है। घुड़दौड़ और घुत क्रीड़ा, ये सब उस समय मनोरंजन के मुख्य साधन थे। उसके बाद है रीढ़ देकर ब्याज खाने वाले को सूदखोर आज भी बोला जाता है। रीढ़ देकर ब्याज खाने वाले को, जो सूद खाता है, उसको सूदखोर बोला जाता था। उस समय सूदखोर को वेकनाट बोला जाता था। वेकनाट। पूछ दिए वेकनाट का अर्थ क्या होता है? सूदखोर और रीढ़ी या प्रधान या धनी, तो आप लगाएंगे सूदखोर। ऐसे आप सूदखोर टिक लगा सकते हैं। वेकनाट मतलब सूदखोर। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ अग्नि को माना जाता था। मनुष्य एवं देवताओं के बीच किसी को मध्यस्थता मेडिएटर माना जाता था, उस अग्नि देवता को माना जाता था। ठीक है। अमाजू मीन्स क्या था? अमाजू अविवाहित स्त्रियों को उस समय अमाजू कहा जाता था। अविवाहित स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। मुख्य व्यवसाय उस समय क्या था? पशुपालन एवं कृषि थी। मैं बार बार कह रहा हूं, आ जाए क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय, मुख्य प्रोफेशन क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। और कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में किया गया है। कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में किया गया है। चारों आश्रमों का वर्णन कहाँ मिलता है? जवालोपनिषद में। जवालोपनिषद में। जवालोपनिषद में क्या मिलता है? चारों आश्रमों का जिक्र कहाँ मिलता है? जवालोपनिषद में। कौन आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये आश्रमों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म में। चारों आश्रम जवालोपनिषद में उसका जिक्र किया। अतिथि को गोहंता बोला जाता था। अतिथि को गोहंता बोला जाता था। इससे भी ध्यान से देखिएगा, अतिथि को गोहंता। गाय को अघन्य बोला जाता है, यानी गाय को अघन्य मीन्स न मारने योग्य बोला जाता था। अतिथि को गोहंता, गाय को अघन्य बोला जाता था, न मारने योग्य। आर्यों के मुख्य देवता कौन थे? इंद्र। और आर्यों के मुख्य देवता कौन थे? इंद्र। बार बार मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बनते हैं, 100% बनते हैं, 100% बनेंगे भी। प्लीज आप इसे पढ़िएगा जरूर। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र थे। और प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र, प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस, वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस तथा तांबे को लोहित अयस। वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस, तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। और आर्यों द्वारा ही खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों की ही खोज ही लोहा, वो महाजनपद काल के दौरान हुई थी। उत्तर वैदिक काल के दौरान लोहा का जो खोज हुआ था वो आर्यों द्वारा ही खोजा गया था। ठीक है। व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली। कारोबार कैसे होता था? बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज। विनिमय प्रणाली से क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली से, जैसे मुझको 1 किलो गेहूं चाहिए, आपके पास चावल है, आपको गेहूं चाहिए, हमको चावल चाहिए, तो हम अपना गेहूं
आपको दे देंगे, आपका चावल ले लेंगे, आप मेरा गेहूं ले लीजिए। यानी बार्टर सिस्टम विनिमय प्रणाली से उस समय व्यवसाय चलता था। ठीक है, आर्यों को पड़ी कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में बांटा था। ऋग्वैदिक काल के आर्यों द्वारा देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था आकाश का देवता, दूसरा था अंतरिक्ष का देवता। पहला आकाश का देवता, दूसरा अंतरिक्ष का देवता, तीसरा पृथ्वी का देवता। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में बांटा था, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता। आकाश के देवता में कौन कौन थे? आकाश के देवता में सूर्य थे, घोष थे, मित्रा थे, पूषम थे और विष्णु थे, उषा थे, सविता थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी और बृहस्पति और सरस्वती। ये थे देवताओं से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड फैक्ट। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके और बहुत शॉर्ट और लिमिटेड टाइम में आप बेटर से बेटर वे में अपनी प्रिपरेशन को सही गाइडलाइन की ओर बढ़ सके, सही दिशा की ओर बढ़ सके। इसलिए काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद ये वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच ये तमाम ऋग्वैदिक काल वाले सेक्शन को तमाम फैक्ट आपको कवर करने मुझे कई बुक को खंगालना पड़ा है, कई बुक को देखना पड़ा है, अपने पर्सनल नोट्स को भी देखना पड़ा है और जितने प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन उन सबको उठा के देखने के बाद इतना चीज़ें मिली हैं। यकीन मानिए इतना पढ़ने के बाद आपको एक भी इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है यूपी SSSC पेट का, ग्रुप सी का जॉब देने वाला है, तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको अगेन एंड अगेन वीडियो ना देखना पड़े और कम टाइम में आप 5 से 10 मिनट या 5 मिनट में आप इसे रिवाइज कर ले जाने से पहले। अब बहुत आपके लिए उपयोग होगा, यकीन मानिए, और इतना उपयोगी होगा कि आप खुद कहेंगे हाँ सर जो आप पढ़ाए थे परीक्षा में काफ़ी हेल्प किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वैदिक काल का ये ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC आप देखे होंगे, समझे होंगे और ये क्लास 2 था, क्लास 2 था। आने वाले क्लास 3 में आपको उत्तर वैदिक काल मिल जाएगा और आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको आंसर दे दूंगा, उसके लिए आप टेंशन न ले। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक्स।